बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन लगने के बाद सियासी मैदान से उसका बाहर होना तो तय हो चुका है, लेकिन ऐसे में जिन दो ताकतों के बीच ये चुनावी मुकाबला होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में इस बदलाव ने बांग्लादेश की राजनीति की दिशा और भारत के साथ रिश्तों को लेकर भी एक नई बहस छेड़ दी है। इस बार चुनाव का मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। जमाते इस्लामी का राजनीतिक एजेंडा लंबे समय से अल्पसंख्यकों और भारत के विरोध के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। वहीं बीएनपी भी भारत के समर्थन में कभी खुलकर खड़ी नहीं रही, यहां तक कि खालिदा जिया के समय में भी। फिलहाल बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें 300 सीटों पर जनता सीधे मतदान करती है, जबकि 50 सीटों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बांग्लादेश के चुनाव को लेकर एक सर्वे भी सामने आया। उसमें यह भी कहा गया कि बांग्लादेश जातीय पार्टी को करीब 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बाकी सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में जाने का अनुमान है। भारत की तरह बांग्लादेश में भी सांसदों का कार्यकाल दरअसल 5 साल का होता है। बांग्लादेश में अब बस 2 दिन बाकी हैं। इस बीच 12 फरवरी को बांग्लादेश के लोग संसद के लिए वोट डालेंगे। साथ ही एक रेफरेंडम भी होगा, जहां सिर्फ यस या नो चुनना है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने 9 फरवरी 2026 को लोगों से 12 फरवरी को होने वाले रेफरेंडम में हाँ वोट करने और उनके प्रपोज रिफॉर्म पैकेज का सपोर्ट करने की जोरदार अपील की। उन्होंने सीनियर सेक्रेटरी और टॉप ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करते हुए कहा, अगर रेफरेंडम में हाँ वोट जीतता है तो बांग्लादेश का भविष्य ज्यादा पॉजिटिव तरीके से बनेगा। ये रेफरेंडम जुलाई नेशनल चार्टर 2025 पर है, जो पिछले साल की छात्र क्रांति यानी मॉनसून रिवॉल्यूशन या जुलाई अपराइजिंग के बाद बना। उस क्रांति ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिरा दी, मोहम्मद यूनुस को इंटरिम चीफ बना दिया। रेफरेंडम के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जनता से खुलकर यस वोट देने की अपील की। सरकार का कहना है इससे देश में बड़े सुधारों को जन समर्थन मिलेगा, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक प्रेशर कह रहा है। बांग्लादेश में कानून के मुताबिक 48 घंटे पहले यानी कल रात, यानी कि जिस तरीके से कल रात 12 बजे चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, यूनुस ने कहा हाँ रेफरेंडम से कुशासन दूर रहेगा, क्योंकि उनकी सरकार पिछले कई हफ्तों से मुश्किल 84 पॉइंट वाले रिफॉर्म पैकेज के लिए लोगों का सपोर्ट जुटाने के लिए एक्टिवली कैंपेन चला रही है। इस चुनाव के केंद्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, जो केवल एक कार्यवाहक प्रमुख नहीं है, बल्कि उनकी देखरेख में ही ये इलेक्शन होना है। बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का जो वादा हो रहा था, अब वो खोखला दिख रहा है। कहा जा रहा था ये 15 साल में पहला निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा करते हैं। जिस अंतरिम सरकार के हाथ में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसका खुद कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है। 1 साल से ज्यादा समय तक टाल मटोल के बाद यूनुस ने आखिरकार चुनाव आयोग से 12 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा कराई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक भ्रम भी बढ़ा दिया। उन्होंने उसी दिन एक संवैधानिक जनमत संग्रह कराने की भी बात जोड़ दी, जिसे रेफरेंडम कह रहे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है मौजूदा बांग्लादेशी संविधान में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, ठीक वैसे ही जैसे अंतरिम सरकार का भी कोई जिक्र नहीं है। अब इन सब को समझने से पहले जरा आपको समझना होगा बीएनपी इस चुनाव में कैसी दिखने वाली है। बीएनपी खुद भी दरअसल अंदरूनी बगावत से जूझ रही है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, वो बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर रहे हैं। इससे पार्टी का वोट बढ़ सकता है। कई सीटों पर ये बागी उम्मीदवार जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास जमीनी कैडर का समर्थन है। बीएनपी को इस बात का भी नुकसान हो रहा है कि शेख हसीना के हटने के बाद आवामी लीग पर हमलों में उसके समर्थक आगे थे। बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज कई मामले उसी समय बदले की भावना में लगाए गए। ये पिछले 15 साल की आवामी लीग सरकार के दौरान झेले गए उत्पीड़न का जवाब माना जा रहा है। शेख हसीना ने यूनुस सरकार के इन चुनावों के पूर्ण बहिष्कार की अपील की है, लेकिन देश में मौजूद पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके पास इसे लागू कराने की ताकत नहीं है। ज्यादातर बड़े नेता या तो देश छोड़ गए हैं या जेल में हैं। कई समर्थक स्थानीय सुरक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। जमात ने आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमले से दूरी बनाए रखी है। अब वो उन्हें मामलों से राहत या कानूनी मदद का भरोसा दे रही है। इससे कई सीटों पर आवामी वोट जमात की ओर जा सकता है।
बीएनपी को अब इस सच्चाई का एहसास हुआ है कि उसके नेता 1971 की मुक्ति संग्राम की बात करने लगे हैं। वो शेख हसीना के विकास कार्यों की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आवामी लीग के नेताओं को ये बहुत देर से उठाया गया कदम लगता है। ऐसे में पहली बार बांग्लादेश के इतिहास में जमाते इस्लामी सत्ता हासिल करने की मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। पहले वो बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधनों में जूनियर पार्टनर रही है, उसका वोट शेयर कभी 2 अंकों में नहीं पहुंचा था। कहा जा रहा है जमात ने यूनुस को भविष्य में राष्ट्रपति पद का वादा भी किया है, इससे उनकी वैश्विक छवि को संभालने में मदद मिलेगी। बदले में अंतरिम सरकार ने उसे पूरा समर्थन दिया है। यहाँ तक कि हाल ही में कई सैन्य नियुक्तियों भी जो हुई हैं उनके जमात की सहमति से भी होने की बात ये कही जा रही है। इस चुनाव के सबसे बड़े आर्किटेक्ट दरअसल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, जिनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। सामने 17 साल का निर्वासन काट कर लौटे तारिक रहमान हैं, जो अपनी मां खालिदा जिया की सहानुभूति और बीएनपी के पुराने रसूख के दम पर सत्ता वापसी का सपना देख रहे हैं। वहीं जनरेशन जेड के जोश और नाहिद इस्लाम जैसे युवा चेहरों ने जमाते इस्लामी के साथ मिलकर एक नया शक्ति केंद्र खड़ा कर दिया है, जो पुरानी राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बार बिना आवामी लीग के हो रहे इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय और बहुत रोमांचक हो सकता है। जाते जाते समझ लीजिए बांग्लादेश में वोटों की गिनती कैसे होती है। बांग्लादेश चुनाव आयोग रजिस्टर्ड वोटर्स को मेल द्वारा बैलेट भेजेगा। वोटर्स को अपने अपने विकल्प चुनने और समय सीमा का पालन करते हुए मतपत्र वापस करने की जरूरत होती है। हर एक बैलेट की जांच चुनाव अधिकारियों की तरफ से की जाएगी। मतगणना शुरू होने तक वेरीफाइड बैलेट को चुनाव आयोग द्वारा सील बंद रखा जाएगा। इसके बाद वोटों की गिनती मैनुअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है। तो अगर चुनाव बांग्लादेश में जो होना है वो हिंसा मुक्त और सफल होते हैं तो इसका जो क्रेडिट है वो यूनुस को जाएगा। यूनुस को बांग्लादेशी लोकतंत्र को बचाने वाले महानायक के रूप में याद किया जाएगा। नहीं तो उनके कार्यकाल को एक विफल एक्सपेरिमेंट यानी एक फेल एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।